गुड मॉर्निंग प्रिय स्टूडेंट। बेस्ट एवॉर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से एक बार फिर पुनः साइंस की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय स्टूडेंट, जैसा कि हम अध्याय 9 के बारे में अध्ययन कर रहे थे जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था लेंस। लेंसों की परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं और लेंसों के प्रकार भी हमने पढ़े हैं। ठीक है, अब लेंसों से संबंधित मैंने आपको कुछ पारिभाषिक शब्दार्थ बताए थे। लेंसों से संबंधित तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा से संबंधित महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दार्थ। हाँ भाई देखिए सुनिए, वैसे मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दार्थ लेंसों से क्या संबंधित हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दर्पणों पर जैसे हमने कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दार्थों के बारे में बात की, उसी प्रकार लेंसों पर भी कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दार्थ हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा दोहरान करा रहा हूँ आपको इस चीज का कि आप एक बार और पुनः इस चीज को अच्छे तरीके से समझें। जैसे ये हमारा कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस। ठीक है, और ये हमारा अवतल लेंस। ठीक है, अच्छा सुनिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस पर कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दार्थ यानी कि बिंदु आप बता सकते हो। मैंने देखो आपको 7 पारिभाषिक शब्दार्थ। सबसे पहले प्रकाशिक केंद्र, दूसरा वक्रता केंद्र, तीसरा आपका मुख्य अक्ष, चौथा पारिभाषिक शब्दार्थ मुख्य फोकस, पांचवा फोकस दूरी, छठवां वक्रता त्रिज्या, और सातवां आपका बिंदु है फोकस तल। या फिर उसी को बोलते हैं द्वारक को। अब सुनिए, देखो इन बिंदुओं के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी एक पारिभाषिक शब्दार्थ का मतलब हमें लास्ट तक पता होना चाहिए। इन बिंदुओं के बारे में हमें पता है कि लेंसों पर कहाँ स्थित हैं और किस तरीके से इनको परिभाषित किया गया है, तो हम आसानी से आगे आने वाली स्थितियों और आगे आने वाले आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले प्रकाशिक केंद्र, जैसा कि ध्रुव में मैंने आपको बताया था, सॉरी दर्पण में मैंने बताया था, बिंदु आपको एक ध्रुव याद कीजिए। जब ध्रुव क्या था, यानी कि जो पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य कर रहा है का मध्य बिंदु। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हम प्रकाशिक केंद्र की। तो प्रकाशिक केंद्र का मतलब है कि यानी कि वह अपवर्तक पृष्ठ जो किसके रूप में अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित कर रहा है या अपवर्तक के रूप में कार्य कर रहा है का मध्य बिंदु। ये हमारा पृष्ठ कौन सा है? अपवर्तक पृष्ठ है का मध्य बिंदु। ये हमारा क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र। क्या कहलाता है भाई? प्रकाशिक केंद्र। बात करें सेकंड पॉइंट, वक्रता केंद्र, यानी कि आपको भी पता है यहां पर ये दो गोले, इसी प्रकार ये भी दो गोले, यानी कि दो गोलीय लेंसों से के वक्रित भागों से ये मिलकर के लेंस का निर्माण हुआ है। तो उन गोलों जो वक्रित भाग जिस गोले के भाग हैं उस गोले का केंद्र बिंदु, उस गोले का केंद्र बिंदु, ये हमारे कहलाते हैं क्या? वक्रता केंद्र, जिसको हम C1 व C2, चूंकि गोलों की संख्या कितनी है? 2, तो गोलों की संख्या 2 है तो इसका मतलब C1 व C2, 2, ये C1 और ये हमारा C2।
ठीक है, तो C1 और C2 ये हमारा हो गया दूसरा पारिभाषिक शब्दार्थ वक्रता केंद्र। बात करें मुख्य अक्ष की, मुख्य अक्ष के लिए हमने बोला था कि वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, चूंकि यहाँ पर वक्रता केंद्र की संख्या कितनी है 2, तो अपन बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र एवं वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा हमारी कहलाती है मुख्य अक्ष रेखा। क्या कहलाती है भाई? मुख्य अक्ष रेखा। तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु है मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। इसके बारे में आपको पहले भी मैं अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि इस बिंदु को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित करनी होती है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर हमने कोई प्रकाश की किरण आपतित की, अब ये प्रकाश की किरण क्या होगी? यहाँ पर अपवर्तित, अपवर्तित यानी कि पारदर्शी है तो इनकी तो ये अपवर्तित कुछ इस प्रकार, यानी अंदर की ओर अपवर्तित होती है। तो अपवर्तित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष रेखा के जिस बिंदु से होकर गुजरती है तो उस बिंदु को बोला जाता है मुख्य फोकस। क्योंकि यहाँ पर भी वही संख्या 2 है गोलों की, तो इस प्रकार इसके भी संख्या कितनी होंगी? इसको भी प्रदर्शित F1 व F2 से हम करेंगे। तो मुख्य फोकस हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, फोकस दूरी। फोकस दूरी की अगर हम बात करें तो फोकस दूरी के लिए बात करें, फोकस दूरी क्या होती है? प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ये हमारी कहलाएगी F1 और इधर की ये हमारी कहलाएगी F2। तो ये हमारी कहलाती है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी की बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है प्रिय छात्रों कि प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। वक्रता त्रिज्या, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वक्रता त्रिज्या हम कहते हैं किसको? यानी कि प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी, इसको R1 से और इसको R2 से। गोलों की संख्या 2 है, बिंदु 2 है, वक्रता केंद्र 2 है, तो दूरियां भी 2। तो यानी कि इनके मध्य की दूरी, प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी हमारी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। बात करें हम फोकस तल या द्वारक, वहां पर अभी हमने किया था कि भाई जो परावर्तन का कार्य करता है वही परावर्तक पृष्ठ हमारा क्या कहलाता है? द्वारक, जिसको Mn से हम प्रदर्शित करते हैं। हम यहाँ बात करेंगे फोकस तल की, तो यहाँ पर अपवर्तन के रूप में जो अपवर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य कर रहा है, अपवर्तन का जो कार्य कर रहा है वो अपवर्तक पृष्ठ ही हमारा क्या कहलाएगा? फोकस तल। इसको भी हम Mn से प्रदर्शित करेंगे। तो बिल्कुल साधारण से लेंसों से संबंधित महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दार्थ हमारे ये 7 और 7 को हम इस प्रकार से लेंस, चाहे वो हमारा उत्तल लेंस हो चाहे हमारा अवतल लेंस हो, अवतल लेंस पर भी हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये हमारा दोनों गोलों का वक्रता केंद्र C1 व C2, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष रेखा, अपवर्तित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर यदि हमको डालते हैं तो वही ये क्या करेगा? इसको बाहर की ओर, तो पीछे की ओर डॉट डॉट। यहाँ पर तो गुजरती है और यहाँ पर बोलेंगे हम गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो वो बिंदु मुख्य अक्ष का वो हमारा क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस F1 से और F2 से। ठीक है, इस प्रकार अब आप दूरियां आसानी से बता सकते हो। ये R1 वक्रता केंद्रों के मध्य और फोकस के मध्य हमारी फोकस दूरी। ठीक है, और ये हमारा तल हो गया Mn, ये हमारा है फोकस तल। तो इन बिंदुओं को इस तरीके से हमने परिभाषित किया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा, ये बार बार अभ्यास करोगे इस चीज के लिए। परिभाषाएं आपकी नोट्सों में बिल्कुल साधारण जो हमने बोली है वही आपको नोट्सों में लिखी हुई मिलेंगी, तो आप वहां से भी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो ये चीज यहाँ पर, ये जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अगला टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लेंसों पर अध्ययन, जैसे हम दर्पण पर अध्ययन की प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ी थी, उसी प्रकार लेंसों पर भी अध्ययन की जो प्रक्रिया है वो आगे की ओर जा रही है। अगला जो टॉपिक जो बनता है वो स्थितियों के लिए बनते हैं, यानी कि जितनी भी हमें जो स्थितियां करनी है उन स्थितियों पर आधारित है। तो उन स्थितियों को करने के लिए पहले हमें कुछ अध्ययन बिंदुओं का पता होना चाहिए। तो उस अध्ययन बिंदु में ये सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है आपका कि जैसे हमने पढ़ा था दर्पणों पर प्रतिबिंब बनने के नियम, उसी प्रकार यहाँ पर गोलीय
लेंसों पर प्रतिबिंब बनने के नियम जो भी टॉपिक आएगा वो कहीं ना कहीं पीछे वाले टॉपिकों से संबंधित है। तो मैं आपको यहाँ पर दोहरान कराता हूँ कि दर्पणों पर भी हमने प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े थे और नियमों की जो वहां संख्या थी हमारी 4 थी। कितनी संख्या थी? 4। यानी कि हम किसी दर्पण पर प्रकाश की जो आपतित किरण है उसको कितने तरीके से 4 बिंदुओं से होकर के हम डाल सकते थे। तो चारों के लिए नियम बताए गए कि यदि हम ऐसे प्रकाश की किरण को डालेंगे तो वो किस प्रकार परावर्तन के पश्चात वो क्या होगी? परावर्तित होगी। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम कौन सी घटना पर आधारित? अपवर्तन की घटना पर आधारित लेंसों के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? लेंसों के। तो लेंसों की हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम कह सकते हैं कि लेंसों पर प्रकाश की किरणें कितने प्रकार से डाली जा सकती हैं। तो यहाँ पर वो नियम 4 से घट करके कितने हो जाते हैं? 3। किस तरीके से? देखो, पहला नियम, नियम नंबर 1 के अनुसार यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी गोलीय लेंस पर, मुख्य अक्ष शब्द आया है, आपने पहले परिभाषा में पढ़ा है तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि मुख्य अक्ष हम किसको कहते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की जाती है, क्या की जाती है भाई? आपतित की जाती है, तो वो प्रकाश की किरण, वह प्रकाश की किरण सदैव यानी कि अपवर्तन के पश्चात सदैव कहां से? मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरेगी। तो किसके लिए है? उत्तल लेंस के लिए। गुजरती हुई प्रतीत होगी किसके लिए? अवतल लेंस के लिए। उसको मैं आपको समझा सकता हूं, जैसे ये हमारा उत्तल लेंस जिस पर ये बिंदु हमारा P, C2, C1, F1 और F2 किसी भी रेखा चित्र को तैयार करने के लिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और ये जो हमारी रेखा है डॉट डॉट मिलाते हुए प्रतीत, ये हमारी कौन सी है? मुख्य अक्ष रेखा। पहला नियम कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर और कहां पर? किसके? मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष रेखा है, इसके समानांतर, इस प्रकार समांतर हम क्या करते हैं? उसको आपतित करते हैं। तो ये नियम कहता है कि वो सदैव प्रकाश की किरण जो है वो सदैव कहां से होकर के गुजरेगी? कहां से होकर गुजरेगी? एफ से। तो यहाँ पर आपको पता है ये प्रकाश की किरण को, यहाँ पर पारदर्शी माध्यम है तो ये प्रकाश की किरण आर पार निकलेंगी। तो ये यहां से कुछ इस प्रकार यह प्रकाश की किरण, तो ये तो किसके लिए होकर गुजरेगी? ये तो किसके लिए है? उत्तल लेंस के लिए। ये तो किसके लिए है? उत्तल लेंस। अब बात कर रहा था मैं किसके लिए? गुजरती हुई प्रतीत, किसके लिए? अवतल लेंस, जिसका भी मैं आपको रेखा चित्र द्वारा ये मध्य बिंदु P, C2, F2, C1, F1 और मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष रेखा। नियम के अनुसार प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के कैसे डाली? समानांतर। कैसे डाली है? समानांतर। समानांतर इस प्रकार डाली है। तो हमने विशेषता में जो इनकी एबिलिटीज थी भाई, उत्तल लेंस की एबिलिटीज थी कि प्रकाश की किरण को अंदर की ओर, अवतल लेंस की एबिलिटीज थी कि यह प्रकाश की किरण को अपवर्तन के पश्चात कहां ले जाता है? बाहर की ओर। कहां ले जाता है भाई? बाहर की ओर, यानी कि फैलाता है। इसलिए इसका दूसरा नाम अपसारी और इसका अन्य नाम क्या है? अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रकाश की किरण को कुछ इस प्रकार, तो यहां पर कहा गया है इस तरीके से। तो ये प्रकाश की किरण को बाहर की ओर
क्या कर देता है, अपवर्तित कर देता है। अपवर्तित करने की भी एक सीमा है कि वह प्रकाश की किरण यदि हम कल्पना करेंगे तो वो पीछे की ओर कहां से होकर गुजरती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से। कहां से गुजरती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से। तो इस प्रकार दोनों, ये नियम नंबर हमारा हो गया फर्स्ट, क्या, गोलीय लेंसों पर प्रतिबिंब बनने के नियमों में। यहाँ पर तो है ये गुजरती है, यहाँ कहीं आपको डॉट डॉट प्रकाश की किरण दिखाई दे रही है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ तो है ये प्रत्यक्ष रूप से है कि वास्तविक गुजरती है। और ये यहाँ पर डॉट डॉट हमने इस पे क्या किया, कल्पना की है, ये आगे की ओर तो दूर होते हुए जा रही है, पीछे की ओर ये डॉट डॉट प्रकाश की किरण। इसका मतलब है कि इस पर हमने क्या किया, कल्पना, एक आभासी स्थिति है। तो इसको बोलेंगे अपन प्रतीत। क्या बोलेंगे, प्रतीत, यानी कि गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये हमारा हो गया नियम नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं हम नियम नंबर सेकंड। ठीक, इस नियम के विपरीत कि प्रकाश की किरण यहां पर तो हमने कहां से डाली थी, मुख्य अक्ष से। कहां से डाली भाई, मुख्य अक्ष के समानांतर। यहां पर यदि प्रकाश की किरण हम कहां से डाल रहे हैं साहब, एफ से। कहां से डाल रहे हैं, एफ से। तो वह प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात सदैव मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से होकर गुजरेगी, समांतर होकर गुजरेगी। तो यानी कि दूसरा नियम पहले नियम के बिल्कुल अपोजिट है। दूसरा नियम पहले नियम के कैसे है, अपोजिट है। अपोजिट को देखो हम इस तरीके से यहां पर भी समझ सकते हैं कि इसको रेखा चित्र द्वारा भी आप कहोगे साहब कैसे, देखिए ये जैसे हमारा उत्तल लेंस है और ये हमारा अवतल लेंस। पहली उनको मैं मिटा देता हूं। हाँ भाई, देखिए कि जैसे प्रकाश की किरण यहां पर हमने कहां से डाली है, मुख्य फोकस से। इस प्रकार कि पैमाना को मिलाते हुए, पैमाने से इस बिंदु को मिलाते हुए, और ये प्रकाश की किरण हमने किस पे आपतित की, किस पर आपकी, उत्तल लेंस पर। तो जैसे ये प्रकाश किरण एफ से होकर गई, जैसे यहां टकराएगी तो टकराने के पश्चात ये प्रकाश की किरण कैसे हो जाएगी, इस मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे हो जाएगी भाई, मुख्य अक्ष के समांतर। ये तो किस पर, उत्तल लेंस पर। अवतल लेंस पर अगर यही बात हम करें इसी तरीके से यही प्रकाश किरण डाली, तो ये भी प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर, इसको सामने की ओर भी प्रदर्शित कर सकते हैं और पीछे की ओर भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो इस आधार पर ये हमारा कौन सा, नियम नंबर 2। तो नियम नंबर 2 के अनुसार दोनों पर, यानी कि पहला जो नियम है, नियम पहला तो है मुख्य अक्ष के समांतर से होकर आएगी तो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी, एफ से। और दूसरा नियम है कि यदि कोई प्रकाश किरण एफ से डालेंगे तो वो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजरती है। गुजरती है उत्तल लेंस के लिए, गुजरती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस के लिए। ठीक है, ये हमारे अब है नियम नंबर तीसरा। तीसरा नियम बिल्कुल साधारण है कि वहां पर जैसे दर्पणों के लिए हमने प्रकाश की किरण पढ़ी थी कि प्रकाश की किरण यदि सी से, प्रकाश की किरण कहां से भाई, सी से डालते हैं तो जिस पथ से जाती है उसी पथ से वापस लौट आती है। ठीक है, यहां पर अपन बात करेंगे यदि कोई प्रकाश की किरण कहां से, पी से, पी का मतलब समझ रहे हो, प्रकाशित केंद्र, तो जिस पथ से जाएगी उसी पथ से ही वापस वो लौट आती है। तीसरा नियम बिल्कुल साधारण, जिसको हम समझ भी सकते हैं किस प्रकार, ये हमारा लेंस, ये बिंदु P, C1, C2, F2, C1 और F1। ठीक है, अब इस पर कैसे प्रकाश किरण, कोई प्रकाश किरण डायरेक्ट इस पर P से होकर के आपतित हो रही है, P से होकर के क्या हो रही है, आपतित। तो जिस पथ से गई उसी पथ से वापस लौट आई, जिस पथ से गई वो इसी पथ से वापस लौट आई। तो ये हमारा कौन सा नियम है, नियम नंबर 3। कौन सा नियम है भाई, नियम नंबर तीसरा। तो 3 तरीके से प्रकाश की किरणें, कितने तरीके से, 3 तरीके से हम प्रकाश की किरणें आपतित करते हैं। एक तो होता है
मुख्य अक्ष के समानांतर, दूसरी होती है मुख्य फोकस से, और तीसरी हमारी प्रकाश किरण होती है P से। ठीक है, तो इन तीन में से हमें स्थितियां बनानी है। तो स्थितियां बनाने के लिए किन्हीं दो नियमों का उपयोग करना है। उन दोनों नियमों पर आधारित प्रकाश की किरण हमें आपतित करनी है। आपतित करने के पश्चात हम स्थितियों का आकलन करेंगे कि उसमें प्रतिबिंब बिंब जो हमें दिया हुआ है उसके अनुसार प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो वही चीजें आपको निकल कर के आएंगे। तो ये तीनों बिंदु आपको पता यानी कि अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। वहां मैं प्रकाश की किरणें आपके लिए आपतित कर रहा हूं, आप वहां पर ये सोचो साहब ये प्रकाश की किरण आपने ऐसे डाली और डालने के पश्चात ये यहाँ से कैसे गुजरी है, तो वो भ्रमित वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप इन नियमों को तीनों को नोट्स में आपके मिल जाएंगे और अच्छे तरीके से उससे और समझ लेना। ये आपके 3 नियम किस पर, गोलीय लेंस पर प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, धन्यवाद।